भावपूर्वक जीना होता है, ये क्लैरिटी हमारी बनी। ये ठीक हो गया? है? और ये दोनों? हाँ, दोनों है, दोनों एक सच्चाई है। हाँ, जो है उसी को समझ सकते हैं। चले, चलिए तो थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि भौतिक और भाव, ये दो तरह की मानव की आवश्यकता है। और भी कोई तीसरी आवश्यकता है? ठीक, जितनी भी आवश्यकता की चर्चा करेंगे वो या तो भौतिक है या भाव है। कोई तीसरी आवश्यकता हो तो बताइए। भाव के अर्थ में विचार। हाँ, वो भाव, सारा विचार जो है वो या तो भाव को व्यक्त करने के लिए है या भाव को समझने के लिए है। और चर्चा करेंगे आगे। स्पिरिचुअल भी भाव में ही आ जाएगा? स्पिरिचुअल तो एकदम प्योरली भाव है, सारी स्पिरिचुअलिटी भाव की दुनिया है। और जो हम और रिलीजियस भाव भाव में है। मूल में भाव ही है, समझेंगे उसको। धर्म क्या है, जाति क्या है, संप्रदाय क्या है, समुदाय क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, सबको समझेंगे। हाँ जी, और कुछ मानव की आवश्यकता के रूप में? सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ सर। हम उस अधिकार से, क्योंकि मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ तो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी। आपका ऐसा कहना, ऐसा व्यक्त होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी चीज़ हम माने हुए हैं उसको हम क्यों नहीं कहेंगे। और जब मैं ही बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि आपको मानना नहीं है, तो आप वही आचरण कर रहे हैं जो मैंने कहा। और ये उचित है, क्योंकि मान लेंगे तो कथा हो जाएगी। अपने कथा नहीं करनी, इसको बोल के पैसा कमाना है ऐसी मेरी भी ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपके हमारे बीच में एक सार्थक संवाद हो पाता है और हमारे जीने के लायक कोई मटेरियल इकट्ठा हो पाता है, वो हम सब की ज़रूरत है। कोई बात मेरी गलती होगी तो मैं मान लूँगा। यहाँ वो वाला वो वाली स्थिति नहीं है कि कोई मंच है और गुरुजी हैं और नहीं पूछ सकते। नहीं, हम मित्र हैं। मेरा एडमिशन थोड़ा पुराना है, आपका एडमिशन थोड़ा नया है, इतना बोल सकते हैं, लेकिन हम मित्र हैं, साथ मिलके चल सकते हैं। बढ़िया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक भौतिक है, एक भाव है। कोई तीसरी आवश्यकता? तो एक तो ये समझ में आ गया है ना। आज क्या चर्चा हुई थी हमारी, शुरू से क्या बात कर रहे हैं? मानव में भाव और विचार, भाव अभाव से मुक्त हो जाए और विचार अंतर्विरोध से मुक्त हो जाए, हर जगह में एक निश्चितता को हम पा जाएं। 10 लाख साल पहले भी मानव था, तब भी उसकी दो ही आवश्यकता थी। 10 लाख साल भी मानव इस धरती पे होगा तो भी उसकी दो ही आवश्यकता रहेंगी। तो मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। ये एक शाश्वत सत्य है, सच्चाई है, ये हमेशा ऐसा ही है, इसमें कोई बदलाव आदमी कर सके ऐसी उसकी हैसियत नहीं है ना। इसकी कमी के साथ अधूरापन लगेगा ही, यही नियम है। ये पूरा हो जाए, इसी के लिए सारा प्रयास है, उसके लिए हम करेंगे ही, विधि कोई भी हो, तरीका कोई भी हो। चलिए, भाव और भौतिक आवश्यकता में और कुछ अंतर है? भाव और भौतिक आवश्यकता में क्या अंतर है?
जो पहली बार शिविर कर रहे हैं वो बोलेंगे तो अच्छा। भौतिक आवश्यकताएं, फिर से बोलिए, माइक लीजिए। हेलो हाँ, सर, भौतिक आवश्यकताएं बाउंडेड है, भूख लगेगी लगेगी आपको, और रहने के भाव लिए की घर आवश्यकता चाहिए। और विश्वास की आवश्यकता। सर वो सेकेंडरी है। ओहो, 2 लाख सर, 2 लाख साल। ये सर, बहुत मैन टू मैन वेरी करता है। सर 2 लाख साल पहले पहुंचेंगे तो इंसान तो जानवर ही जैसा था ना, वो भी तो 3 चीजें, भय, मैथुन और नींद, यही तो थी, बाकी तो बाद में डेवलप हुई है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मानव जब से मानव है, तो जब आदिकाल में मानव था तो उसकी सम्मान की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा नहीं है। मानव है तो उसकी भाव की आवश्यकता है ही। ये ठीक है कि वो धीरे धीरे एड्रेस हो पा रही है। किसी समय तक हमने ये भी बहुत गहरे में मानने की कोशिश की कि गोरे जेनेटिकली कोई श्रेष्ठ प्रजाति है और जो काले लोग हैं वो कोई नेक्स्ट प्रजाति है। ये अभी पिछले 100 साल पुरानी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि हजारों साल से हमने मानव मानव में समानता हमारी अपेक्षा है, क्योंकि जब भी हमको समान नहीं माना गया हमको कष्ट हुआ, परेशानी हुई। उस परेशानी ने हमको बताया कि नहीं, समानता जब मानते हैं तब ठीक लगता है। तो वहाँ से मानव में समानता की चाहना है ही है, और ये शुरू से है। और सारा रूप बल धन पद शुरू से ही मानव के साथ चल रहा है। ये इसी अपेक्षा में है कि वो भाव की आवश्यकता है। हाँ जी, जो पहली बार शिविर कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा तो पहला ही है, मैं भूल जाता हूँ ना। मेरा पहला है। पहला ही। सर, भौतिक आवश्यकताएं टेम्परेरी होती है और परिवर्तनशील होती है, और भाव आवश्यकताएं परमानेंट होती है। भौतिक आवश्यकताएं, एक तो भौतिक आवश्यकताएं होने के रूप में सीमित हैं, निश्चित हैं, और ये परिवर्तनशील है। ये होने के रूप में असीम है और ये शाश्वत है। ये परिवर्तनशील मूल में नहीं है। मैं विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता ही चाहता हूं, है ना? ऐसा है। और क्या अंतर है? बहुत ही सुंदर इन्होंने बताया। और जो इसके पहले का मूलभूत मुझे लगता है कि भौतिक आवश्यकताएं सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए हैं, शरीर की आवश्यकताएं सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए हैं। भाव की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ मन के लिए है, और मन की आवश्यकता जीने के लिए है। बढ़िया। और हाँ जी, माइक ले लीजिए फटाफट, कई सारे माइक हैं। हाँ। अनियमितता तो मत बोलो। हाँ, वो परिवर्तनशील है। भौतिक संसार की जो चीजें हैं वो मेरे लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो भाव में सभी के लिए अच्छी हो। लेकिन ये भाव की बढ़िया जो है। चीजें हैं वो यूनिवर्सल रहेगी भैया। भौतिक आवश्यकताएं सभी के लिए अलग अलग हैं। ये आवश्यकताएं सभी के लिए एक हैं, एक जैसी हैं। धरती के सभी मानव, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, 5 फुटिया हो, 6 फुटिया हो, सभी विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, ये सभी में समान है। बढ़िया। तो अब मेरे को लगता है कि सभा को ये क्लैरिटी हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं। हम भौतिक और भाव, दो तरह की चीज़ों में जो यूनिवर्सल डिफरेंस है, जो नेचुरल डिफरेंस है, प्राकृतिक रूप से ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया करके अपनी अपनी कॉपी में कितने अंतर आप लिख सकते हैं, स्वनिरीक्षण पूर्वक अपनी अपनी कॉपी में लिखें, और जिसके 10 हो जाएं वो बताएं। है? अरे, इसमें तो कोई ज्ञान की बात बोली नहीं मैंने।
फिर से बोल देता हूँ, अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो फिजिकल रियलिटी है और जो भाव है, ये दो नेचुरली अलग अलग रियलिटी है। ये जो नेचुरली अलग अलग रियलिटी है, इनमें नेचुरल डिफरेंस है। जो नेचुरल डिफरेंस है उसको हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी अपनी कॉपी में स्वनिरीक्षण पूर्वक अपने में झांकिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और अपने में देखिए कि भौतिक और भाव की आवश्यकता कैसे अलग अलग है। नेचुरली मैं कितने अंतर लिख पाता हूँ आपके लिए, और 10 होने से बताएं, क्योंकि मैं बच्चों के शिविर करता हूँ तो वो लोग 10 लिख पाते हैं। सुनते नहीं हो? वो एडवर्टीजमेंट देखा है, वो पेंट वाला? कोई नहीं, आराम से। ये तो हमने ये देखा कि मानव की आवश्यकताओं की लिस्ट बनाई। फिर हम ये देख रहे हैं कि ये भौतिक हैं या भाव हैं। फिर अब हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि भाव और भौतिक में क्या अंतर है। जैसे भौतिक आवश्यकताएं परिवर्तनशील हैं, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो भाव की आवश्यकता है, हम क्या बोलते हैं, मेरे जाने के बाद भी लोग मुझको याद रखें। तो भाव की आवश्यकता शाश्वत है। भौतिक आवश्यकताएं सबके लिए अलग अलग हैं। ठंडी के समय अलग कपड़े, गर्मी के समय अलग कपड़े, खाना पीना, रहन सहन, पसंदगी सब अलग अलग है। यहीं पे हम कह रहे थे कि समझ अलग अलग है, इसी को हम समझ बोल रहे थे। ये सबके लिए अलग अलग है। ये धरती के सभी मानव के लिए एक है। ऐसे और भी अंतर हैं, और क्या क्या अंतर हैं वो आप लिखें, ये अपेक्षा है। अब क्लियर हुआ? धन्य हो कम्युनिकेशन। हाँ, अब मेरे वालों को आप 10 में नहीं गिनेंगे, वो तो मेरे हिस्से में आएंगे ना। अपने हिस्से के 10 लिखो। आपस में चर्चा कर सकते हैं, मतलब नकल मार सकते हैं।
10 हो गए, 11 हो गए भाई, इसके तो लिखने पड़ेंगे। बोलिए। हेलो हेलो। एक पीछे, 2 पीछे हैं। हाँ जी बोलिए। सर, भौतिक आवश्यकता में संतुष्टि नहीं मिलती। और 1 मिनट, देखिए ये उन्होंने अच्छा बोला कि भौतिक आवश्यकताओं से मिलने वाला जो सुख है वो क्षणिक है, मोमेंटरी है, और इधर सुख जो है वो शाश्वत है, निरंतर है। ये 2 बार नहीं हो गया, यहां इनका होना परिवर्तनशील है, यहां पे होना शाश्वत है। होना, ये होने को लेके है, ये उससे मिलने वाले सुख को लेके है। हाँ जी। दूसरे पॉइंट में लिखा था कि भौतिक सुख में, उसमें सुख नहीं मिलता हमें, और भाव में हमें सुख मिलता ही रहता है। अरे ये तो हो गया ना। नहीं सर, मैं ऐसी बनाए होंगे 11। और आगे है सर। तुम्हारे 11 बिल्कुल नहीं निकलने वाले। हाँ, भौतिक एक ही हुआ सुख है में, भौतिक सुख में हमें सही की पहचान नहीं होती है, और भाव के सुख में हमें सही की पहचान हो जाती है। अभी। ये तो सही बोल दिया। भाव का मतलब ही है, भाव का मतलब ही है, देखिए अब संयोग से इन्होंने ऐसी बात बोल दी, तो भाव और विचार की बात आई थी, तो भव की स्वीकृति भाव है, भव की स्वीकृति भाव है, और भाव का विश्लेषण, एनालिसिस विचार है। ये भाव और विचार है। समय आने पे इस पे विस्तार से बात करते, पर संयोगवश इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो भाई यहीं पे थोड़ी सी डेफिनेशन ले आते हैं, विस्तार बाद में देंगे। भव की स्वीकृति भाव है, ये कितने लोगों तक पहुंचता है? भव की स्वीकृति भाव है, कितने लोगों तक पहुंचा, और आप एग्जाम्पल दे के बोल पाएंगे? भव क्या होता है? भव आयुष्मान भव, होना। भव मीन्स होना। तो जो होना है, मटेरियल किंगडम का होना है, प्लांट किंगडम का होना है, एनिमल किंगडम का होना है, ह्यूमन बीइंग का होना है, होना है। होने की स्वीकृति का नाम भाव है। सर, मुझको भी ये पता है, अभी नहीं आया। ये बीच में कुछ बोल रहे थे, मैं सोच रहा हूँ यही बोल दें, मेरे को ना बोलना पड़े। हाँ भैया, भाव की स्वीकृति भाव से मैं ये समझाऊं कि जो भी अपने आसपास या परिवार में या जो भी घटित हो रहा है, जब हम उसको स्वीकार करते हैं। रुक जाओ, ठीक है, आपका फैलाव ठीक है, पर मैं सोचता हूँ फिर एकदम पिन पॉइंटेड बात हो जाए। देखिए ये कहा जा रहा है कि 1 मिनट, भाव की स्वीकृति भाव है, क्या मतलब हुआ? मेरे को वो नर्सिंग होम वाला एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा लगता है। सुन लो, एक हॉस्पिटल में रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं? 100 तो हो ही जाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल हो तो 100 बच्चे एक हॉस्पिटल में रोज पैदा होते हैं। और एक बच्चा पैदा हुआ, नर्स एक बच्चा लेके वार्ड में घुसी, और उस वार्ड में 50 माँ हैं, और वो चली आ रही है। और किसी एक माँ के पास आके बोलती है ये तुम्हारा है। उसी क्षण से क्या हो गया? अब तक वो किसी का नहीं था, इधर ऐसा करते ही अब उसके साथ किसी ने उसको स्वीकार लिया। स्वीकारते ही अब उस माँ की पूरी दुनिया बदल गई, उस बच्चे की पूरी दुनिया बदल गई। अब वो जिंदगी भर के लिए उसका है। क्या हुआ? भाव तो था पहले से,
भव मीन्स होना। लेकिन जैसे ही किसी ने स्वीकारा, तो स्वीकारने से मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये जो भाव, भव की स्वीकृति भाव है। भाव समझ में आ गया है ना? और ठहर जाओ भवसागर। भवसागर यही है कि ये जो होना है, ये जो फैलाव है, जो होना है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। पार लगने का मतलब है जिसको मैं समझ जाता हूं उससे पार लग जाता हूं। भव को समझ जाऊं तो भव सागर से पार लग जाऊं। हाँ जी, क्या बोला आपने? एक और एग्जांपल, एक और बढ़िया एग्जांपल, दूसरा बढ़िया एग्जांपल। आपने एक फ्लैट खरीदा और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका आदमी आपको एक बहुत, जहां 1000 फ्लैट बने हुए हैं उस कॉम्प्लेक्स में ले गया। आप उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, वो इधर से उधर, उधर से उधर निकलता हुआ पहला माला, दूसरा माला, 10वां माला, है ना। कोई एक मकान पे जाके हाथ रख देता है, ये आपका है। उसी क्षण क्या हो जाता है? उसी क्षण वो मकान अलग है, अब बाकी मकान आपके लिए। तो उसके पहले आपके लिए सारे मकान एक जैसे थे, लेकिन उसी क्षण से वो एक मकान विशेष के प्रति आपका भाव अलग हो जाता है, नजरिया बदल जाता है, क्योंकि आपने उसको स्वीकार लिया, ये मेरा है। ठीक, इसी तरह से किसी एक प्लाट को आप अपना प्लाट मानते हो, मेरी जमीन। तो जब उस प्लाट को आप फील करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि मेरा है। तो ये खुश होने का बहुत महंगा तरीका है। मैं आपको खुश होने का सस्ता तरीका बता सकता हूं। समझपूर्वक आगे चलेंगे, धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि एग्जिस्टेंस की हर इकाई पूरे ब्रह्मांड से रिलेट करती है, क्योंकि एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक एक आपस में कनेक्शन है। धीरे से ये समझ में आएगा, वो जो बात बोली जाती है सर्वभूमि गोपाल की, समझपूर्वक ये समझ में आ जाए कि ये सब मेरी धरती, जैसे मेरा गांव, कैसी फीलिंग आती है? मेरे गांव की बाउंड्री में ज़मीन रखते ही एक अलग फीलिंग होती है। कितने लोगों ने ये फीलिंग को जिया है? हाँ, मेरे गांव की बाउंड्री में कदम रखा तो ऐसा लगता है कि, है ना, जब रायपुर से दिल्ली जाते हैं और आप रायपुर में रहते हैं और जैसे रायपुर जंक्शन, अब लगता है आ गया, वो भिलाई आती लगता रहता है कि अब अपना आ गया। ठीक, तो जहाँ से आदमी अपने आप को रिलेट कर पाता है, तो जैसे ही वो रिलेट करता है उसको लगता है मेरा गांव, मेरा राज्य। यदि आप रिलेट कर पाते हैं तो मेरा देश, मेरी धरती। तो जितने आदमी की चेतना का विस्तार होता है उतना आदमी के भाव का विस्तार होता है। तो प्लॉट खरीद के अपना रजिस्ट्री करके अपना फील करना बहुत महंगा सौदा है। समझपूर्वक ये फील करना कि ये सब मेरा है ना, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, यही आदमी के भाव का विस्तार है, यही आदमी के सुख का विस्तार है। यही विस्तार धीरे धीरे आदमी पाता है। चलिए, तो भाव की स्वीकृति भाव कितने लोगों को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, अब आसान हो गया। भाव की स्वीकृति भाव है, भाव का विश्लेषण विचार है। मैं आपके सामने बोलता हूं, तो जब मैं बोलता हूं तो मेरे भीतर भाव के रूप में है। जो भाव के रूप में है, फिर वो मेमोरी का दबाव नहीं आता है। तो उसको बोलने के लिए आपको किताब नहीं चाहिए। अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए आपको अपने पति को देख के लगता है, कभी देखा देखा सा लगता है? मत तंग करो यार, है ना। तो इसका मतलब है कि अपने बच्चे के बारे में नाम लिख के रखना पड़ता है, भूल तो नहीं जाऊंगा, है ना। तो जिनको हम प्यार करते हैं उनके बारे में कितनी भी डिटेल हो,
उसको ना हमको याद रखना पड़ता है, ना कभी उसको दोबारा दोहराते हैं, ना कभी ये शंका होती है कि भूल तो नहीं जाऊंगा, वो हमेशा आपके मेमोरी में बना ही रहता है। तो इसका मतलब है भाव को जब आप विश्लेषण करते हैं तो आप विचार कितनी भी बात कर सकते हैं, दोस्त आता है तो रात भर बात करते हैं, आपकी बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो भाव का विश्लेषण है। तो भाव का विश्लेषण विचार है। चलिए समाप्त। सर सर बस भाव में एक थोड़ा सा वो था, जैसे कि ईर्ष्या का भाव या क्रोध का भाव, तो ये भाव नहीं होते। अरे दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी। लेकिन वो भाव नहीं है ना। भाव का मतलब होना, होने का मतलब निरंतरता। तो जिसकी निरंतरता है उसी का होना है। तो जब हम कहते हैं ईर्ष्या का भाव, तो बेसिकली वो स्नेह का भाव होता है। स्नेह में कमी आ गई है, इसका नाम ईर्ष्या है, अभाव है, वो स्नेह का अभाव है। तो भाव नेगेटिव कभी नहीं होता। भाव का मतलब ही होना है, होना कभी गायब नहीं होता। इसका मतलब है कि भाव हमेशा होने के स्वरूप में है। इसलिए स्नेह का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव, श्रद्धा का भाव, है ना, ये भाव है। इनका अभाव ही नेगेटिव शब्द में हम बोलते हैं। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि भाव नेगेटिव होता है। मैंने क्या बोला? भाव का अभाव होता है और विचार में अंतर्विरोध होता है, इसका नाम दुख है। ठीक, एक बार भाव समझ में आ जाएगा तो हमेशा हम भावपूर्ण हो सकते हैं। एक बार सारा भाव समझ में आ जाए तो हम भावपूर्ण हो सकते हैं। कितना बढ़िया सर। कब हाँ, समझ में खुश आएगा हो सकते। भाव? जिसको समझ में आता है वो ताली बजाता है, जिसको नहीं आता है वो बैठा रहता है। ऐसा बोलने से सबको समझ में आता है। गुड। सर अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया माँ बच्चे वाला और वो फ्लैट वाला, तो उससे तो सब डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं अपने आप को कि ये चीज़ मेरी हो गई तो इसलिए मेरी भावनाएं उससे जुड़ गई। तो फिर उसके बाद जो आपने कहा कि जब हम कि मैं सस्ता वाला एग्जाम्पल देता हूँ, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तो पर इसका कोई एग्जाम्पल देकर बताइए। मतलब मेरे को तो आप सारे अपने से मेरे को आदमी नया लगता ही नहीं है। मेरा हर 7 दिन में या हर महीने लगभग 2 बार शहर बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। और मेरा बहुत कन्फ्यूज़न ये रहता है कि आदमी का चेहरा, तो कोई भी शिविर किया है और 2 बार क्वेश्चन पूछ लेगा तो चेहरा रजिस्टर हो जाता है। लेकिन ये रायपुर में मिला था कि अहमदाबाद में मिला था, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सर, लेकिन अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आदमी को देखता हूं तो मेरे को आदमी अजनबी नहीं लगता है। मेरे को सारा ऐसा लगता है जैसे पहले से मिला हुआ है। तो ये सेंस आ जाता है। लेकिन सर यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आपका शिविर आपको सुनने के लिए आए हैं, उनकी आपके प्रति मतलब आस्था बोल लीजिए, थोड़ा प्रेम है बोल लीजिए, इसलिए आपको सुनने के लिए आए हैं। इसलिए आप उनको लाइक कर सकते हैं। मतलब जैसे हम जो अनजाने लोग नहीं, मैं रोड पे भी चलता हूँ तब भी लाइक करता हूँ। तो सर अच्छा ठीक है, तो फिर इस मेंटल स्टेट पे कैसे आप आए ये बता दीजिएगा। हाँ, इसका मतलब वही है। मैं सॉरी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बताइए। तो जैसे हम कोई न्यू स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ तो 100 बच्चे होते हैं, वो सभी स्ट्रेंजर्स होते हैं। पर एक जन से बात कर लो तो वो इंस्टेंटली तुम्हारा एक ये हो जाता है कि ये 100 लोगों में एक जन तो मेरा फ्रेंड है, या उसके तरफ वो भाव बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पे अगर आप आए, आपको सोम भैया कौन है पता ही नहीं है, तो वो ये सब लोगों में वो हमारे जैसे ही है। पर वो जब वहाँ जाते हैं, हमको बातें बताते हैं, तब उनके तरफ एक भाव आ जाता है इंस्टेंटली। वो तो ठीक है, बोल रहे हैं कि उस सबके प्रति भाव कैसे आए। हाँ, ये तो आप जो बोल ये रहे तो हो ठीक कि है। आपने बच्चे से बात करी किसी से, तब आपके अंदर भाव आया। पर अगर कोई आपसे बात करना ही नहीं चाहता तो भी आपके अंदर भाव कैसे आएगा? 29 तारीख 11 बजे। सर हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है उस समय। 29 तारीख 11 बजे हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। हाँ हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू लाइफ। तब तो बिल्कुल काफी कुछ नया आ जाएगा। हाँ जी, हेलो। बोलिए। माइक। हाँ हेलो। आप डांटती क्यों हो? नहीं, मेरा बोलना रह गया था इसलिए। हाँ जी, एक माइक इधर। हाँ बोलिए। यही कि भाव विचार मन में जीना आपने पूछा, असीम और शाश्वत है, इसके बारे में लिखने के लिए तो मैंने लिखा है, पता नहीं सही है,
मान सम्मान स्वीकार्य संतुष्टि इच्छा पूर्ति सहयोग अपेक्षाएं सहानुभूति उदारता अच्छा संबंध धीरता प्रेम भाव एक दूसरे को आदर देना और पाना माफ करना आदर हो गया ममता का भाव स्नेह का भाव भाव का भाव। ठीक है अच्छा है तो ठीक तो है। आपने कहा था तो लिखा भाई। अब आगे क्या? इससे ये पता लगा कि आप अच्छा समझ रहे हो। ठीक है, ये सब भाव हैं। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए? हाँ, कुछ बोल रहे थे? हेलो, माइक ले लिया। थोड़ा हाथ उठाएंगे तब तो पता चलेगा आपको माइक चाहिए। हाँ जी, माइक पीछे। कोई नहीं, आप बोल दीजिए पहले। एक माइक पीछे भी रहना चाहिए ना इधर। हाँ, तो आप क्यों नहीं दे रहे? पकड़े ही बैठे हो। नहीं, मैं जस्ट हम लोगों ने जो थोड़ा माइक पास में। हाँ, हम लोगों ने जो बात की था मॉर्निंग में, आपने कहा था कि जब बच्चे का जो भाव है शुरू में, अगर किससे भी पूछो आपको कौन सा टीचर याद है, तो वो प्राइमरी स्कूल के टीचर को याद करता है, और जैसे जैसे उसका तर्क बढ़ता है वैसे वैसे उसका क्रिटिकल व्यू होता जाता है। तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, तो तर्क तो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, तो उस स्थिति में ये जो भौतिक और भाव का जो डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत कम होता जाएगा, तो ओवरलैपिंग बढ़ेगा उससे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि ये भाव हाँ, है कि ये भौतिक हाँ, इसलिए अभी आप जो बोल रहे हो, इसलिए मेरा रूम, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, उसी के लिए तो लड़ रहे सब कुछ मेरा, और उसी में भाव है। उसी में भाव। तो सारा भाव जो आदमी के साथ जुड़ना था वो केवल वस्तु के साथ जुड़ के रह गया। तो जैसे और तर्क मेरी बढ़ रहा है, सैलरी और मेरा पैसा, मेरी सिक्योरिटी, मेरा रिस्पेक्ट, तो ये इंडिविजुअलिज्म बढ़ा। तो यदि पहले आस्था थी तो आस्था पूर्वक हम संबंध को पहचान रहे थे, आस्था चली गई या कम हो गई तर्क आने से, लॉजिक बढ़ गया, लॉजिक बढ़ गया तो लॉजिक अपने आप में भाव नहीं है, तो लॉजिक बढ़ गया तो क्रिटिकल ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल हो गया तो गलतियाँ ज़्यादा दिखने लगी, गलतियाँ ज़्यादा दिखने लगी तो आदमी से कटने लगा, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, तो फाइनली वस्तुएं बची, बाय डिफॉल्ट वस्तुएं बची, इसलिए फिर ओवरलैप बढ़ रहा है। इसलिए ओवरलैप होगा। बहुत बढ़िया, जस्ट कंफर्मिंग। अच्छा विश्लेषण, थैंक यू। बढ़िया। ओवरलैप का मतलब है कि भाव अलग दुनिया थी, वस्तु अलग दुनिया है। वस्तु के साथ में कोई भाव की निरंतरता नहीं है। आखिर हमको जब भी कोई खुशी मिलती है तो हमको कोई अपने से अपना हो जिससे मैं शेयर करूं। आप दीवारों से बात नहीं करते। घर में रहना तब अच्छा लगता है जब चार लोग अपने पसंद, जिनके साथ आप जीना चाहते हो। तो वस्तुओं के साथ भी हम तब एंजॉय करते हैं जब हम मानव के साथ जीने की खुशी हमारे साथ होती है। मानव के साथ जीने की खुशी ना हो तो दीवारों के साथ मन नहीं लगता है। इवन खाने पीने की चीज़ कितनी भी अच्छी हो, चार दोस्त साथ में जाएंगे तो उसका मज़ा अलग है। फिल्म कितनी भी अच्छी हो, आप अकेले क्यों नहीं जाते? कुछ लोग अकेले भी जाते होंगे लेकिन उनकी संख्या कम होगी। जब भी आदमी कहीं भी एंजॉय करने जाएगा तो दो आदमी कम से कम चाहिए। घूमने भी जाएंगे तो दो लोग की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि आदमी जब भी खुश होता है, आदमी के साथ खुश होता है, वस्तुएं उस बीच में माध्यम, वस्तुओं के साथ खुशी नहीं है। इसलिए कहा कि ओवरलैप हो गया। वो जो खुशी उसको अपने भाव और विचार में तला, अपनी समझ के साथ जो खुशी थी और संबंध के साथ जो खुशी थी, ये दोनों खुशी, ये दोनों वस्तु पे शिफ्ट हो गई। एक क्वेश्चन है, मैं आपकी बात ये बिल्कुल समझ रही हूँ कि वस्तु से खुशी नहीं मिलती, पर ये फिर समाज ने क्यों एक्सपीरियंस किया है और क्यों हमें बोला जाता है कि जैसे लव मैरिज होती है कि प्यार कुछ दिनों का ही रहता हाँ, है। गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप शरीर से ही कर रहे हो। आकर्षण है शरीर के लिए। जो एक से होता है वो लफड़ा ही होता है, जो सबसे प्यार होता है वो सफल होता है। तो हाउ कैन वी आंसर दैट कि 29 तारीख 11 बजे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उधर। तो लेकिन मैं कुछ चीज़ें बहुत मजाक में बोल देता हूँ, वो अलग बात है, पर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना। ये जो हमको एक ही पसंद आता है ना, ये आपको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि
मतलब उसका लॉजिक ये है कि आपके पास जो सोचने समझने की ताकत है वो अनलिमिटेड है, आपके पास प्यार करने की और देने की ताकत भी अनलिमिटेड है, वो अकेला आपका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो जो सबके हिस्से का था वो भी उसी को मिलता है। तो थोड़ा लॉजिक दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं चलता है। तो इसलिए एक के साथ आदमी लंबा नहीं चल सकता। वो जो प्यार है वो कोई आदमी को प्यार, आपको आदमी देखने से अच्छा लगे, आपको सबको देख के अच्छा लगे, इसका मतलब है फिर वो एक भी अच्छा लगे। जो सबके लिए, इसलिए कहा भाव और विचार जो सबके लिए सुखदाई है वो मेरे लिए भी सुखदाई है, क्योंकि सब में मैं भी शामिल हूँ। मेरे भाव और विचार की क्वालिटी, मेरा भाव और विचार जो सबके लिए सुखदाई है वो मेरे लिए भी सुखदाई है, जो मेरे लिए सुखदाई है वो सबके लिए सुखदाई है कि नहीं है, ये क्रॉस चेक करना होगा, क्योंकि भाव की दुनिया सबके लिए समान है। तो मेरे को वो शरीर का आकर्षण है या, है ना, अभी देखो बीच में शिविर के दौरान एक बात आई थी कि फैमिली में वो इंटरेक्शन नहीं, संवाद नहीं हो रहा है। फैमिली में संवाद ना होना, एक दूसरे के साथ भावनात्मक तृप्ति ना मिलना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत सारा चक्कर इस वजह से भी है कि जिस परिवारों में हम रह रहे थे उन परिवारों में संवाद नहीं हो रहा है। फिर कोई दूसरा थोड़ा सा कह देता है कि नहीं तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, अच्छी दिख रही हो, तुम्हारी तो ये हैबिट मेरे को बहुत अच्छी लगती है, फिर आपको लगता है बस यही मेरे को समझता है, और कुछ दिन बाद उसकी समझ का पता चल जाता है ना। और शादी करने के पहले नहीं चलता है, शादी करने के बाद ही समझ का पता चलता है ना, कि शादी करने के पहले काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ हम अच्छा रिस्पॉन्स बनाए रखते हैं, क्योंकि कम समय के लिए मिलते हैं, बहुत आकर्षण के साथ मिलते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग चीज है। तो इसके आगे एक और क्वेश्चन है कि विच आई एम होपिंग इट विल गेट सॉल्व, कि ऐसा क्यों है कि मुस्लिम्स को 4 बार शादी करना अलाउड है और बाकियों को नहीं है, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो सही है, हम ऐसा नहीं बोल हम रहे। एक्सेप्ट करना, मतलब ना, ऐसा नहीं है। देखिए मैं सोचता हूँ परिवार पे आते तो हम वो सारी चर्चा करते, अभी हम मानव पे चल रहे हैं और बहुत प्राइमरी लेवल पे चल रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि लगभग जो मुस्लिम में 4 शादी की बात है वो परिस्थितिगत है। बहुत सारी चीज़ें किसी सर्कमस्टांसिस से पैदा हुई हैं, जैसे युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारी महिलाएं रह गई, तो उस समय के लोगों ने ये नियम बनाया कि भाई ये कैसे होगा सब, यदि कोई बहन भी बना ले तो भी वो ओपन एंडेड रहता है। तो ये पति पत्नी का रिलेशन देने से उसकी ज़िंदगी में वो सम्मान और वो सुरक्षा की बात सोची गई, लेकिन करने वाले की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ पहुँचना था, या उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में वो सोचा गया था। क्योंकि अगर हम ये भी इसका भी हल या हम समझ पाए अपने विचार से, तो जो रिलीजन्स के बीच में, हाँ, और ये केवल ऐसा नहीं है, यदि आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे और साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो आप पाएंगे कि बहुपति और बहुपत्नी प्रथाएं, एक लड़की हाँ है ना, क्या उसको बोलते हैं, तो एक लड़की अनेक पुरुष, एक पुरुष अनेक लड़की, ये तमाम चीजें परंपरा में उपलब्ध हैं, लेकिन ये सारी चीजें उस समय की सर्कमस्टांसिस की वजह से पैदा हुई कोई चीज है। नेचुरली यही है कि एक एक को पूरा पूरा चाहता है, ये नेचुरल है, उसको और समझेंगे समय आने से। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। विचार और भाव 24 घंटे है ऐसा बताया आपने, तो जो भाव आप कह रहे हो होना, वो कंटिन्यूसली कैसे हो रहा है, मैं इसको कैसे समझूं जो भाव है? देखो अभी मैं सोचता हूँ कि इस पे और डिस्कशन नहीं करते। अच्छा, है ना, हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये थोड़ा सा खिंच गया, कुछ थोड़ा सा इन्होंने ऐसा बोल दिया, इसलिए नहीं तो मेरा इसको फोकस मैं सिर्फ अभी इतना ही कह दूं कि जितना भी भाव है वो रैंडम है या किसी नियम के साथ है, किसी नियम के साथ है। नियम की निरंतरता है, इसलिए भाव की निरंतरता है जो होना है। हाँ, अच्छा, नियम की निरंतरता है इसलिए भाव की निरंतरता हो जाती है, उसको और आगे समझेंगे। अभी के लिए इतना। हाँ जी, आगे चलते हैं, अभी इस पे आ जाओ। एक बस लास्ट भैया, जैसे अपन ने पहले समझा कि भाव एक होते हैं सबके लिए, और अभी भाव की स्वीकृति है, अगर कोई भी चीज़ को देख के हम उसको स्वीकार करके अगर भाव आ रहा है तो वो भाव अलग अलग हो सकते हैं।
कोई गिलास पानी से भरा हुआ है, मैं उसको स्वीकृत मान रहा हूँ भरा। हाँ, वही तो कोई दृष्टि बोलेगा है। कि आधा भरा हुआ है, वही। कोई बोलेगा कि आधा तो खाली इसको है। दृष्टि बोलते हैं। तो हमारा नजरिया, तो किसी ने कहा कि सुंदरता बाहर नहीं है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में है। तो हमारे वो दृष्टि में कितनी सुंदरता है, दृष्टि में कितनी संपूर्णता है, टोटलिटी है, उस पे बात आएगी। तो वो भाव से जुड़ी हुई है भी। भाव से जुड़ी है, भाव को देखने की ताकत। अभी मैं किसी को शरीर के रूप में ही देखता हूँ कि किसी को मानव के रूप में देखता हूँ, तो उसमें फिर बहुत सारा फर्क पड़ेगा। दृष्टि की बात करेंगे। ठीक। चलो पहले इस पे आ जाओ। हाँ जी, 11वां कहाँ गया वो 11 वाला? भौतिक में जेलसी होगी, ये आउटराइटली गलत है, क्योंकि कुर्सी में कोई जेलसी नहीं है, पेन में भी नहीं है, फोन में भी नहीं है, मोबाइल में भी नहीं है। सारा जेलसी किसी रियलिटी को ना समझने के कारण है। तो जेलसी वाला पार्ट इनकम्प्लीटनेस की वजह से इधर है, वस्तुओं में कोई जेलसी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। ये समझने की बात है। हाँ सर, भौतिक आवश्यकता में आचरण सभी के अलग अलग होते हैं, लेकिन भाव की आवश्यकता में आचरण सभी के एक समान होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इसकी आवश्यकता अलग अलग है। और यदि आपने ये बात बोली तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता सामयिक है, समय अनुसार है। खाने के समय खाना, सोने के समय सोना। शरीर की कोई भी क्रिया निरंतर नहीं है ना। 24 घंटे खा नहीं सकते, 24 घंटे सो नहीं सकते, चल नहीं सकते। और भाव की सारी आवश्यकताएं निरंतर। सोते समय भी किसी ने सपने में धोखा दे दिया तो पसीना भी छूट जाएगा और नींद भी छूट जाएगी। तो 24/7 ये सारी आवश्यकताएं सभी के लिए समान है। ये सामयिक हैं, समय अनुसार हैं, है ना, टाइम क्लॉक। सर, भौतिक आवश्यकता में हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन भाव की आवश्यकता में हम विश्वास कर सकते हैं। नहीं, ये तो गलत हो गया। हम लोहे पे भी विश्वास कर पाते हैं, पानी पे भी विश्वास कर पाते हैं, कुर्सी पे भी विश्वास कर पाते हैं, फर्श पे भी विश्वास कर पाते हैं। मानव पे अभी विश्वास नहीं कर पा रहे, पर करना चाहते हैं, समझ होने से कर पाते हैं। हाँ जी। भौतिक आवश्यकता में हमें पता नहीं चल पाता कि जीवन क्या है, लेकिन भाव की आवश्यकता में हमें पता चल जाता है कि जीवन क्या है, कैसा है। हाँ, जब भौतिक भाव हमको समझ में आता है तो फिर भौतिक भी पता चलता है, भाव भी पता चलता है। भौतिक आवश्यकता में हमें ये भी नहीं पता चलता कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। लेकिन वो सारी बात एक ही बार में आ गई कि सारा ये भाव का मतलब ही है ना, समझ का होना है, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। भाव का मतलब ही है कि भाव जैसा है उसको वैसा स्वीकार पाना। तो बार बार उसको कहने से मतलब नहीं। सर, भौतिक आवश्यकता में मानव मानव नहीं होता और भाव की आवश्यकता में मानव मानव बन जाता है। ये सब हमारी प्रॉब्लम्स है। मैं नेचुरल डिफरेंस पूछ रहा हूँ। तुम्हारे 2-3 निकले हैं 11 में से। ओके सर, इतना ही है। थैंक यू। हाँ जी, और बोलिए। माइक उठाइए। माइक जिनके पास माइक है वो बोले। हाँ। एक में भौतिक में समय और एफर्ट ज़्यादा लगता है और भाव में समय एफर्ट कम लगता है। ये कम ज़्यादा को कौन बोलेगा, बहुत मुश्किल है। ये सब रिलेटिव है। और एक आउटर ऑब्जर्वेशन है और एक इनर ऑब्जर्वेशन है। चलिए, आपकी बात को यदि जगह दें तो ये कह सकते हैं कि ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है। चलो और बोलिए। भौतिक से सुविधा प्राप्त होती है जो कि क्षणिक है, और भाव से समाधान प्राप्त होता है। ये सुविधा है, ये समाधान है। चलो और बोलो। सीमित साधनों से पूर्ति की जा सकती भौतिक की, सीमित साधनों से पूर्ति की जा सकती है और इसकी पूर्ति समझकर ही की जा सकती है। चलो, ये समझ है, समाधान है, ये सुविधा है। Sir, physical can be purchased and emotional can not be purchased. इसको खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये मात्रात्मक हैं, संख्यात्मक हैं, क्वांटिटेटिव है ना। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है, ये गुणात्मक है, ये मात्रात्मक है। सर, भौतिक जितना ज़्यादा मिलता है उसकी कीमत और कम होती जाती है,
और भाव में अगर मिलता है, जैसे सम्मान हमें मिलता है तो हमें और चाहिए होता है। सामान चाहिए तो सम्मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही निरंतर है। So physical is needed for standard of living and आप कहाँ हो? Physical is needed for standard of living. फिर से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जरूरत है भौतिक की। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जी, जिंदा। लिविंग तो बदल गया, यही तो झंझट था। एसी लग गया, इसको स्टैंडर्ड मान रहे थे। अरे एसी लगा के रूम टेम्परेचर तो कंट्रोल कर लोगे, वो जो पति पत्नी के बीच का टेम्परेचर 101 से नीचे नहीं आता, इसमें कौन सा एसी लगाओगे? तो अब पता चला लिविंग स्टैंडर्ड है। अब जिंदा रहने को क्या बोलेंगे? अभी हमारा अब इंग्लिश में शब्द ही नहीं है। अलाइव है, अलाइव, अलाइव, अलाइव। आर यू अलाइव और लिविंग, ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलाइव और लिविंग, लिविंग ऐसा। अच्छा ऐसा ही बोलना, ठीक। फॉर स्टैंडर्ड ऑफ अलाइव बोलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ अलाइव बोलना पड़ेगा क्योंकि लिविंग तो उधर चला नीड्स गया। बोल सकते हैं। डे टू डे नीड्स के लिए जरूरत है हमें भौतिक की। डे टू डे नीड्स, डे टू डे नीड्स अलग अलग है, अलग अलग। एक मैं भी और भौतिक चीजें नष्ट हो जाती है और भाव परिवर्तनशील है। बोर्ड भी देखते रहो, सब भौतिक। इसका संग्रह हो सकता है, इधर संग्रह नहीं हो सकता। चलो है, ये आवश्यकताएं असीम है ऐसा लगता है। किसमें? और इसमें ये मैन टू मैन जारी रहता है, किसी का यही जारी रहता है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे भी लोग मिलेंगे, मैन टू मैन वेरी करेगा। भौतिक चीजें हम लेते हैं और भाव हम देते हैं। और भाव लेते नहीं है, हैं? पर देते ज्यादा है। भौतिक चीजें हम सिर्फ लेते रहते हैं और भाव लेते भी है पर देते ज्यादा है। उसके पीछे का अभी तुम्हारी भौतिक वस्तुएं लेने की ही उम्र है ना, अभी देने की जगह में अभी नहीं आई हो, इसलिए ऐसा लगता है कि हम भौतिक वस्तुएं लेते ही लेते हैं। भाई माँ बाप तो भौतिक वस्तुएं देते हैं, लेते कहाँ हैं? कमाते हैं और बच्चों को देते हैं या कहीं और खर्च करते हैं। तो ये सबके लिए कहाँ प्रूव हो रहा है? अरे वस्तुएं स्वार्थी नहीं बनाती हैं, आवश्यकताएं स्वार्थी नहीं बनाती हैं, हमारी मानसिकता में स्वार्थ होता है, उसको समझेंगे। वस्तुएं खराब नहीं होती हैं। कैमरा है, माइक है, मोबाइल है, शर्ट है, पैंट है, कुर्सी है। कहाँ कुछ कह रही है इधर प्रॉब्लम? सर बोलिए आप बोलिए। भौतिक भाव के बिना यूजलेस है। भौतिक भाव के बिना यूजलेस क्या, ऐसे कैसे बोलेंगे? सर भौतिक चीज़ें काफ़ी है हमारे पास, एसी है, कूलर है, सब है, लेकिन हमारे मन में भाव नहीं है कोई कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो और भाव रह जाए, भौतिक ना रहे तो भी सर ठंडी हवा चल रही है, हम उससे खुश हो सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है। भाव है तो भौतिक बिना भी चल मतलब सकता है। खाना नहीं है, पानी भी नहीं है, हाँ वो कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन भाव नहीं है हमारे पास तो भौतिक बिना कुछ नहीं हो। भौतिक होने के बाद भी तो दोनों की आवश्यकता है। खाना नहीं मिलेगा तो शरीर 2-4 हफ्ते में चल देगा। हाँ लेकिन बिना भाव के कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, भौतिक वस्तु बिना हो सकता है कुछ। हाँ तो दोनों ही मानना पड़ेगा कि भौतिक भी आवश्यक है, भाव भी आवश्यक है, दोनों की आवश्यकता अनुसार। हाँ, कुछ रोल दोनों में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, नकार नहीं सकते। यस। हाँ जी। भौतिक चीजें बनती है और भाव पहचाना जाता है। हाँ जी सुनिए, भौतिक वस्तुएं बनती है, भाव पहचाना जाता है। छक्का सा मार दिया है तो गलत है। तालियां हो जाए। देखिए पर तो ये तो समझना पड़ेगा कि बनती हैं का मतलब है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं तो उसका इतना ही मतलब है कि रूप परिवर्तन होता है।
लोहे का एटम हम नहीं बना सकते, पानी का एटम हम नहीं बना सकते, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम बनाते कुछ नहीं है, जो नेचर में उपलब्ध है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। लकड़ी का चेयर बना दिया, तो भौतिक जितना भी भौतिक रिसोर्स है वो भी नेचर में उपलब्ध है, उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार रूप परिवर्तन करते हैं। लोहे की कार बना ली, लेकिन भाव जो है वो शाश्वत है, उसको पहचानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो दो बातें हैं कि व्यवस्था है ही केवल पहचानना है या व्यवस्था बनाना है। पहचान के बनाना। व्यवस्था है ही केवल पहचानना है, उसमें शामिल होना है। और संबंध है ही केवल पहचानना है कि संबंध बनाने हैं। संबंध है ही केवल पहचानना है, क्योंकि वो शाश्वत है, बाय नेचर है। धीरे से उसको समझेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। हाँ जी, और बोलिए सर। बहुत बोलो। हाँ, माइक के बिना कुछ नहीं सर। भौतिकता में, माइक थोड़ा ऊपर। भौतिकता में शोषण हो सकता है, संवेदनहीनता हो सकती है। भाव में अति शोषण हो सकता है। कैसे? भाव में कैसे? बताओ भाई, 30 साल के नीचे वालों, भाव में शोषण होता है कि नहीं? इमोशनल अत्याचार बोलते हैं। अच्छा। भाव में शोषण ज्यादा होता है। वो नहीं, ट्रेन से दौड़ रहे थे दिल्ली से भुवनेश्वर, वो शेड्यूल कहाँ गए? असगर भाई, ये देखो भाव में कितना शोषण होता है। भौतिकता का शोषण भी भावपूर्वक ही हो सकता है। सिमिलरली भौतिकता भययुक्त है। भौतिकता भययुक्त नहीं है, आप भययुक्त होके भौतिकता का प्रयोग करते हैं। भौतिकता, अरे कुर्सी कोई भय है क्या? प्राप्त करने में वो आपकी प्रॉब्लम है। अरे तो प्रॉब्लम तो कुर्सी की प्रॉब्लम नहीं है। तो भौतिकता में भय नहीं है, भय चैतन्यता में है। करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, माइक ऑन कर भौतिक माने अस्थायी होता है। हाँ, लिखा है परिवर्तनशील होता है। और इसको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा मैं। सभी समझते हैं। और कुछ कहना चाहते हो कह लो। हाँ जी, है फैक्ट्री, मानव ही भाव की फैक्ट्री है। की फैक्ट्री में होता है। भ्रमित मानव समस्या की फैक्ट्री है ना। समाधानित मानव भाव की फैक्ट्री है। मतलब भाषा देना चाहिए। भौतिक चीजों की फैक्ट्रियां होती हैं, लेकिन भाव जो है उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है। उसकी फैक्ट्री मानसिकता ही है। मानसिकता ही। बढ़िया, थैंक यू। ठीक, चलेगा चलेगा। हाँ जी। एक 10वीं का लड़का है, मैंने था कुछ समय पहले, जब 10वीं पढ़ता था तो मेरे रिसेस में छुट्टी मांगने आया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाऊंगा करके। मैं उसको छुट्टी दे दिया मैं। हाँ। उसके बाद आधा घंटा बाद उसके पिताजी स्कूल आए और बोले आपने मेरे आशीष को कुछ बोले हैं, वो बहुत परेशान है, उसका सिर दर्द कर रहे हैं बोले। मैं बोले क्या बोला हूँ? तो नहीं बता रहा है बोले। तो मैं बोला चलिए छुट्टी के बाद आपके घर आता हूँ मैं। जब उसके घर गया तो उसके दादाजी थे और उसके पिताजी मेरे बढ़िया चाय वाय पिलाए। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है, बुलाइए। तो उससे बहुत पूछे क्या बोला हूँ मैं, बताओ भाई ऐसे करके। तो बोल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से बोला सर आपने आज मैंने प्रेयर में कुत्ते की दुम बोल दिए बोले। कुत्ते की दुम बोल दिया? हाँ, उदाहरण में प्रेयर में कुछ ऐसे ही था तो मैं बोल दिया था। हाँ। तो आपको मैंने इतने अच्छे टीचर हो के आप मैंने स्कूल में कुत्ते की दुम का प्रयोग करते हो बोले। फिर उसके दादाजी समझाए कि एक शिक्षक को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, बहुत इज्जत करता है आपकी बोले, दिन भर आपकी मैंने तारीफ करता है। फिर उसके बाद बोला कि नहीं बोला? उसके बाद मैं बोल दिया कुत्ते की दुम। फिर मैं बोला आज के बाद, वो मेरे को लग गई बात, बढ़िया है ना, सही बोल रहा है करके। उस दिन के बाद में कोई गलत शब्द स्कूल में नहीं किया मैं। उचित। हाँ जी। भौतिकता की अनुपस्थिति में जिंदा रहना मुश्किल है। हाँ। भाव की अनुपस्थिति में जीना मुश्किल है। चलो ये तो आपको टच कर गया। जिसको जो टच कर देता है ना वहीं खड़ा रहता है। गुड। ये भौतिक चीजें जो हैं ये अच्छी लगती है, हाँ, दिखने में अच्छी होती है, लेकिन भाव जो अच्छा होता है
भौतिक चीजें, ये वाला हिस्सा अच्छा लगता है, ये अच्छा होना है, अच्छा लगना, अच्छा होना। हेलो, हाँ सर। भौतिक वस्तुएं व्यक्ति के सुंदरता को और सुंदर कर देता है, लेकिन जो भाव जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। व्यक्तित्व को बेहतर बना जी, व्यक्ति के। बढ़िया। चलिए, काफ़ी हो गया, मेरे को लगता है वो और नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए, माइक लीजिए। तो फिर खाना या पानी अच्छा लगना नहीं होता, या सुविधा कैसे हुई? वो तो हमारी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता कैसे? वो अच्छा है ही, पानी प्यास लगी तो अच्छा, आप क्या बोलते हो? खाना अच्छा लगा? हाँ, बट वो सुविधा कैसे बनी, खाना और पानी? आपको क्या लगता है? भाव है? भाव नहीं है, बट वो सुविधा भी तो कंप्लीटली, जैसे कुर्सी एक सुविधा है, मैं समझ सकता हूँ। खाना, हम क्या बोलते हैं, खाने पीने की सुविधा कैसी है? खाने पीने की सुविधा, आने जाने की सुविधा, और जन सुविधाएं, और रहने की सुविधा, और शरीर का सारा धंधा सुविधा है। क्योंकि एक इसमें छूटा है, उसको जोड़ दूं जो बोलचाल की भाषा में नहीं आता है। इवन बच्चे पैदा करने की सुविधा। सेक्स क्या है? बच्चे पैदा करने की सुविधा। तो शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार सुविधा का संसार है। तो शरीर का सारा धंधा कितना है? शरीर को बनाए रखना और नए शरीर पैदा करते रहना। ये शरीर का व्यापार, ये शरीर की बात हो गई। इधर ये मुझ में जो है भाव की बात है। बढ़िया। और भौतिक दर्द वर्तमान का होता है और मानसिक दर्द तीनों काल से हो सकता है। जैसे दर्द बर्फ़ है, अभी रखा हुआ है, भौतिक दर्द जो है, तो उसका दर्द हो रहा है। बट हम जो चीज़ें होती है कि भविष्य में मेरे को दर्द होगा, उसके भाव से हम दर्द में हैं, या फिर भूतकाल में जो हुआ था उसके दुख के कारण दर्द में है। और भौतिकता? भौतिकता में दर्द वर्तमान में है। भौतिक दर्द वर्तमान का होता है, लेकिन मानसिक दर्द जो होता है वो तीनों काल का हो सकता है। बहुत टेक्निकल बात बोल रहे भाई, अति टेक्निकल सभा हो गई हमारी तो। हाँ, ये देखो, हाँ, लोन ले लिया तो फ्यूचर में पटाना है। हाँ, वो फिजिकल दर्द ही तो हुआ। चलो, अब मैं सोचता हूँ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये काफ़ी कुछ बातें हो गई। इस सारी चर्चा से क्या निकला? इस सारी चर्चा से कंक्लूजन क्या निकला? क्यों मेहनत की हमने इतने? हाँ जी, माइक। हाथ जोर से उठाया करो ताकि लोगों को दिख जाए आपको माइक चाहिए। हाँ, हेलो। भौतिक चीज़ों की ज़रूरत हमारे शरीर के लिए होती है और भाव की ज़रूरत हमारे लिए होती है। भौतिक चीज़ों को एक लिमिट में तय कर सकते हैं, भाव अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं। बढ़िया, ये ठीक हो गया। तो अब बताओ, मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है कि नहीं? मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है कि नहीं? हाथ उठाओ। ये देखो, सारी जिंदगी बेवकूफ बनाए। मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। जिंदगी भर बेचारा रोटी, कपड़ा, मकान में लगा रहा। यही समझ में नहीं आया कि और भी कोई आवश्यकता होती। गलत पढ़ाए। तो इसका मतलब है मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। शरीर की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। शरीर की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। मेरी आवश्यकता ज्ञान है। मेरी आवश्यकता ज्ञान है। मेरी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। ना, घोड़ा पाला है। घोड़ा पाला है तो घोड़े को दाना खिलाना अपना काम है। तो इस घोड़े के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत मेरी नहीं है। मेरे शरीर की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। ये क्लैरिटी हमारी होगी तो हम दोनों की आवश्यकता को पूरी कर पाने की सोच पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
कहाँ पहुंचे? हाँ, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने लिखवाया कि भौतिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं, ये ठीक है, भौतिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। कितने सीए हैं सभा में? सीए कितने हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 सीए। चलो, पहली बार शिविर कौन कर रहा है? पहली बार शिविर करे और सीए हो। 1 2 3, बताओ किसको किसको उठाएं? है मैडम को? हाँ, मैडम तो बहुत फाइनेंस वाली है। मैडम के हाथ में माइक दे दो। मैडम कई सारी देश की फाइनेंस कमेटी की में भी कुछ कुछ आपने परिचय दिया था, है ना? तो चलो आपसे बात करते हैं। देखिए, लगभग अधिकांश लोग ऐसा मानते ही हैं कि हम वस्तुएं खरीदते हैं, है ना? तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने पेट्रोल खरीदा। ठीक है। मैं ये मान के आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने पहला शिविर कर रहे हैं और आपने यूट्यूब भी नहीं देखा है। मैंने सचमुच नहीं देखा है। हाँ, फिर अच्छी बात है। तो 1 लीटर पेट्रोल लेने जाते हैं तो हम कितना पैसा देते हैं? अभी के हिसाब से मेरे ख्याल से 70-72 कुछ है। 70 रुपया मान ली, 70 रुपया मान लेते हैं। 70 रुपया में से पेट्रोल का एक्चुअल कॉस्ट कितना है? अगर मैं सही कहूँ तो शायद 23 या 24 रुपए के आसपास का है कुछ। क्या माइनस कर दिया? अगर हम 25 रुपए भी माइनस कर रहे हैं 75 रुपए में जो भी है, तो 45। क्या माइनस किया आपने? मैंने उसका कॉस्ट माइनस किया। नहीं, क्या चीज माइनस कर दिया? पेट्रोल टैक्स का माइनस एग्जैक्टली टैक्स माइनस किया, क्या माइनस किया? मैंने जिसको कहते हैं कि 70 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस आ रही है, जो कि मिल रहा है। सेलिंग प्राइस आ रही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि 70 रुपए में बाजार में पेट्रोल आप खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने कही कि मान लीजिए कि वो 35 रुपए जिसको कहते हैं कि उसका कॉस्ट है, टोटल खर्चा जिन कंट्रीज से हम खरीदते हैं उनसे हमको 35 मान लिया कि जिसको कहते हैं रॉ का, उसका जो भी खर्चा है वो तकरीबन मान लिया जाए कि 35 रुपए हैं। तो बाकी के जो 35 रुपए अपन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इम्पोज कर रहे हैं बढ़िया, किसी न किसी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारी पूरी सभा इस बात से सहमत है। तो पेट्रोल का एक्चुअल कॉस्ट 35 रुपए है। 35 रुपए में से पेट्रोल का एक्चुअल कॉस्ट क्या है? सच कहूं तो अगर आप मेरे प्रोफेशन को छोड़ दें तो पेट्रोल का एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। उसको प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया है। यहाँ सरकारें गिर जाती हैं तो सरकारें गिर इसलिए जाती हैं क्योंकि लड़ाई तो उसी बात की है कि हमें सत्ता हथियानी है, हमें रूल करना है। आप खुद से सोच के देखिए, पेट्रोल का प्रकृति ने क्या हमसे बोला? जिस समय प्रकृति ने पेट्रोल बनाया, हमने नहीं बनाया। प्रकृति ने जब पेट्रोल हमें उपलब्ध कराया धरती के नीचे, तो उसने कभी भी उसमें प्राइस टैग नहीं लगाया था। ये प्राइस टैग हमारी समस्या है। कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? कितने लोग नहीं सहमत हैं? नहीं सहमत है, नहीं सहमत है। मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे असहमत अगर नहीं है तो फिर बताइए कि क्यों असहमत नहीं है। बताओ भाई, मेरी समझ ठीक होनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ बताओ भाई, माइक दो इनको बाजू में। श्योर। आपके पड़ोस में है, पड़ोसी आप भी। आपने कहा कि वो फ्री में मिला, लेकिन फ्री में उसके बाद उसको निकालना भी पड़ता है, निकालने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो सबके खर्चे होते हैं। हम जो अपन जिस चीज़ के लिए अभी यहाँ पे बैठ के जिस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इन्होंने बात की कि जिसको कहते हैं पेट्रोल को, रॉ पेट्रोल को हमको निकालना पड़ता है, उसमें खर्च आते हैं, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें भी खर्च आते हैं, उसके बाद हम उसको मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। ये भी एक मार्केटिंग का कहीं ना कहीं खर्च होता है। 70 रुपया किसको दे दिया फिर? 70 रुपया किसको दिया, यही तो झोल झाड़ है। नहीं नहीं सर, ड्यूटी और टैक्सेस इट्स ओके।
हमने 70 रुपए दिए जरूर, लेकिन 70 रुपए हमने रिवर्ट बैक नहीं किए प्रकृति में, जिसकी वजह से ये समस्या है और जिसकी वजह से शायद ये कैंप है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल तो फ्री में मिल रहा है, 70 बिल्कुल रुपया फ्री में मिल रहा है। 70 रुपया किसको दिया? 70 रुपया हमने उन सरकारों को दिया जिनको अपनी सत्ता हमारे ऊपर स्थापित करनी है, हमने उनको दिया। जरूरत के लिए दिया जरूर, क्योंकि जरूरतें उस तरीके की पैदा हुई हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप खुद से बोलो, अल्टीमेटली आप दे किसको रहे हो? अपने ऊपर रूल करने के वाले को ही तो दे रहे हो ना। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ऑयल एंड रिफाइनरी फील्ड से तो प्रोसेस समझा देता हूं तो समझने में बहुत आसान होगी। ठीक है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम का एग्जांपल लिया, कैटेगरी क्या होती है? सबसे पहले आपका रिसर्च होता है कहाँ पे ऑयल गैस फील्ड है, उस पर कॉस्ट आती है। आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च एनालिसिस के बाद आप जब ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का आता है, एक्चुअल प्रोसेस लेबर कॉस्ट आती है नंबर 2। हाउ वी आर इंकरिंग कॉस्ट, जस्ट होल्ड ऑन, देन यू कैन, वो शायद जो समझाना चाहते हैं मैं प्रोसेस क्लियर कर रहा हूँ। नंबर 3 जब एक्सप्लोरेशन होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है पाइपलाइन के, पाइपिंग एंड पाइपलाइन के थ्रू। नंबर 4 स्टोरिंग होता है, स्टोरिंग के बाद शिपिंग होती है रिफाइनरी में, रिफाइनरी में प्रोसेस होता है, देन वो मार्केट में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लेते हैं। ये हो गया प्रोसेस। फाइनली इन इंडिया यू आर पेइंग लेट्स से द 75 रुपीज। Out of this 75 rupees, approximately you can say the actual natural cost is 0, but the cost be increased because of our necessity, our requirement. So the transportation process, research, entire cost is totally approximately 25, which you are saying the basic cost, and other cost is the taxes, profit. These are the part. This is the bifurcation. कोई नहीं, आपकी दोनों की बात में कोई अंतर्विरोध नहीं है। तो बेसिकली आपका पक्ष ये है कि भी सरकारें कुछ टैक्स के रूप में सरकार ले लेती है, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से हमको ये क्लैरिटी मिली कि हम पेट्रोल के लिए तो कुछ नहीं दे रहे हैं, नंबर 1। तो 70 रुपीज़ कुल मिला के लोगों की जेब में चला गया। अब वो सही गया, गलत गया, कुछ गलत भी गया, कुछ सही भी गया। ठीक है, ये बात पूरी हो गई। तो बेसिकली पेट्रोल के लिए हमने कुछ नहीं दिया, मानव श्रम के लिए हमने या कुछ मैनिपुलेशन के लिए कुछ पैसा दिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जो भी पे कर रहे हैं मानव श्रम के लिए पे कर रहे हैं, वस्तु के लिए कोई पैसा नहीं दिया। नेचुरली हमने कुछ नहीं दिया। तो हमने वस्तु के लिए कोई पैसा नहीं दिया, जो दिया मानव श्रम के लिए दिया। तो हमने वस्तु नहीं खरीदा, हमने मानव श्रम एक्सचेंज किया। एग्जैक्टली, वी आर एक्सचेंजिंग आवर लेबर कॉस्ट और व्हाटएवर इट इज। ठीक हो गया। तो कितने लोग सहमत हैं कि पेट्रोल फ्री में है? जो नहीं सहमत है इनको माइक दो, पीछे माइक दीजिए, पीछे माइक दीजिए। हाँ जी। वो कोई वस्तु नहीं खरीदते हैं, हम उसका मूल्य खरीदते हैं, वैल्यू। अगर हमने पेट्रोल खरीदा है, कोई भी पेट्रोल पंप जाता है तो कोई पेट्रोल नहीं खरीदता है। अगर वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है तो वो अगले 70 या 80 किलोमीटर जो भी उस गाड़ी का, जो भी व्हीकल यूज कर रहा है, उसका जो एवरेज है उतना चलने का लाइसेंस खरीदता है। ठीक हो गया, है ना? तो मूल्य खरीदता है, मतलब कोई भी, हम मूल्य की परिभाषा ये है कि उपयोगिता हो गई। उपयोगिता मूल्य की परिभाषा ये है कि हमें उससे क्या बेनिफिट मिलेगा और उसके अगेंस्ट में हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं, उसका जो रेशो है वो हम खरीद रहे हैं, वस्तु नहीं खरीद रहे हैं। कल को अगर पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन आ गया या इलेक्ट्रिक कार आ गई तो पेट्रोल की कोई कीमत नहीं रहेगी, वो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से भी जीरो ही थी। हमें उपयोगिता खरीदते हैं, हम लोग वस्तु नहीं। तो इन्होंने एक नया वो एडिशन कर दिया, इन्होंने एक नया पार्ट एडिशन कर दिया कि 2 चीजें हैं। एक चीज है कि मूल्य, एक चीज है कीमत। कीमत ऐसे नहीं लिखते, कीमत। जैसे आलू, आलू का मूल्य क्या है और आलू की कीमत क्या है? तो जो भी पोषण आलू देता है वो उसका मूल्य है। उस पोषण को पाने के लिए हम कोई पे कर रहे हैं, ये एक आपने एडिशन जोड़ा। लेकिन अब हम जब कुल मिला के चाहे आलू की कीमत दें
या हमने पेट्रोल की बात की, तो बेसिकली ये जो कीमत है, जब हम वस्तु के बारे में वस्तु के लिए कीमत दे रहे हैं तो वो जीरो है। जिसको हम कीमत बोल रहे हैं वो बेसिकली मानव श्रम है। वस्तु के लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, पेट्रोल के लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, तो पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना उसमें मानव श्रम लगा रिसर्च में, ड्रिल में, ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, उसके लिए हमने कुछ पैसा दिया और उसकी कोई उपयोगिता हमने पाई। मेरी गाड़ी उससे 20 किलोमीटर चली, तो ये बात हम कह रहे हैं। ये बात पूरी हो गई? पूरी हो गई। चलिए, अभी रुक जाइए, अभी 5 मिनट रुक जाइए, ये चर्चा पूरी होने दीजिए। हाँ जी, तो लाइट हम जला रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितना है? मान लीजिए 10 रुपया पर यूनिट। तो 10 रुपया पर यूनिट बिजली की कीमत है या कुछ और है? लेबर कॉस्ट है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो पानी और कोयला यूज किया उसके लिए हमने कितना पैसा दिया? कुछ नहीं दिया। तो इससे ये क्लैरिटी हमारी बनी कि बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो मानव श्रम लगा है केवल उसके लिए हमने पैसा दिया है। बेसिकली वो कोयला और पानी के लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया है। तो मानव श्रम के लिए 10 रुपया पर यूनिट मानव श्रम है। बिजली बनाने में 10 रुपया पर यूनिट मानव श्रम लगा, बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी गया। और कहाँ चलें? हवा पानी तो अभी छोड़ दीजिए। आपने कार खरीदी 25 लाख, 25 लाख की कार में जो लोहा एल्युमिनियम रबर लगा उसके लिए हमने कितना पेमेंट किया? देखो, तो लोहा एल्युमिनियम रबर जो मेरे घर में आया कार के रूप में, उसके लिए मैंने कोई पैसा नहीं दिया। वो नेचर से मिला, नेचर से उसको कार की शेप देने में जो मानव श्रम लगा उसका मैंने पैसा दिया। मैं एक शर्ट खरीद के लाया, 1000 रुपये की शर्ट। 1000 रुपये की शर्ट में जो फैब्रिक है उसके लिए मैंने कितना पैसा दिया? तो पता चला कोई बीज हमने आज तक बनाया नहीं। बीज नेचर में मल्टीप्लाई होता है, हम केवल उसमें कोई मानव श्रम लगाते हैं। तो मानव श्रम का ही 1000 रुपये दिया, फैब्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से मिला। सर, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको नेचर से नहीं मिला ना? डॉक्टर जो ट्रीटमेंट, जैसे हम इलाज रुक जाओ, अभी डॉक्टर पे रुक जाओ, अभी वो सेवा है। मैं अभी वस्तु की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर का काम सेवा है, अपन वस्तु की बात कर रहे हैं। तो अब हाँ, क्योंकि अभी उधर नहीं जा रहे, अभी पहले एक एक चीज फाइनल हो जाए। तो अब बताइए, आज तक आपने कौन सी वस्तु खरीदी? आज तक आपने कौन सी वस्तु खरीदी? वस्तु कौन सी खरीदी? ठीक, आदमी कोई वस्तु खरीद सके ये उसकी हैसियत भी नहीं है। क्या खरीदा हमने? हमने श्रम एक्सचेंज किया, इसलिए इंग्लिश में अच्छा शब्द है करेंसी के लिए, एक्सचेंज। तो हमने आज तक क्या खरीदा? क्या खरीद सकते हैं? क्या हम वस्तु खरीद सकते हैं? इससे क्या समझ में आया? तो जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो नेचर का है, नेचर में है, और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं।
उसके लिए मानव श्रम है, उसके लिए हम कुछ पैसा दे रहे हैं, उसके लिए अपने श्रम से उसके श्रम को एक्सचेंज कर रहे हैं। वस्तु फ्री है। तो आज तक आपने क्या खरीदा? ये समझने से कुछ फर्क पड़ेगा जिंदगी में? है? खरीदना कम हो जाएगा। और क्या फर्क पड़ेगा? अपनी हैसियत तो पता चल रही है। जमीन खरीदते हैं उसमें तो श्रम भी नहीं लगता। अभी रुक जाओ, अभी टॉपिक शिफ्ट नहीं करते। ऐसा जान के उपयोगिता का मूल्यांकन कर पाएंगे। और हैं? आसक्ति टूट जाएगा। और माइक भाई ऐसे मत बोलो, माइक से बोलो। नजरिया चेंज हो जाएगा। नजरिया क्या चेंज होगा? कि मूल्य और मतलब कि नेचर से क्या मिल रहा है और श्रम क्या है, इसको श्रम क्या है और नेचर क्या है, दोनों को हम वैल्यू कर पाएंगे। हाँ, आइडेंटिफाई कर पाएंगे दोनों। क्योंकि अभी हम ये मानते हैं कि एटीएम और मॉल, हाँ, बच्चों के लिए पेरेंट्स एटीएम मशीन है और बच्चे एटीएम मशीन हो जाएं, ये माँ बाप की सफलता है। भाई 20 लाख का पैकेज लग गया है। प्रकृति के प्रति हम और सेंसिटिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कृतज्ञता बढ़ेगी। प्रकृति के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे और कृतज्ञता बढ़ेगी। और दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ेगी, मतलब जो उस कार्य को करने में लगे हुए हैं। पैसे से जब सब कुछ मिलता है तो रेस्पेक्ट किसका होगा? पैसे का। और जब पता चला कि पैसे से कुछ नहीं मिलता है, किसी ने प्रोड्यूस किया है इसलिए आप एक्सचेंज कर लेते हो, तो सम्मान किसका होगा? उस प्रोड्यूस करने वाले। और हमारी शिक्षा ने सबसे बड़ा काम किया, जो श्रम करता है वो छोटा आदमी और जो बोल के खाता है वो बड़ा आदमी, और एसी में बैठ के बोलता है वो और बड़ा आदमी। हाँ, खड़े होकर। दो चीज़ यहाँ से आ रहे हैं, लग रहा है। एक है कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ कमोडिटीज़ है और अपना पैसा से हम खरीद रहे हैं। तो वो जो कमोडिटीज़ है वो एक्चुअली उसके अंदर छुपा हुआ है दूसरों का श्रम, बहुत हजारों साल का श्रम हो सकता है, और चिंता, बुद्धि, सोचना छुपा हुआ है। जैसे आप वो सूटकेस और व्हील का उदाहरण तो एकदम हिट एग्जाम्पल है। हाँ, तो ये तो एक साइड है। तो जहाँ लगता है कि वो ये सब मेरा है, मेरा पोजीशन है, वहाँ दिखाई देता है कि वो दूसरों का अवदान है। सबसे बड़ा अवदान यहाँ आ रहा है, जो लैंड का क्वेश्चन आया था, कि वो प्रकृति से आता है। मछली समुंदर से आता है, हवा प्रकृति से आता है, पानी प्रकृति से आता है, और हम लोग सोचते हैं सब हम बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गिफ्ट शायद प्रकृति से मिल रहा है। तो इंडेटेडनेस, इंटरडिपेंडेंस, ये बहुत गहरा हो जाता है। So existence is coexistence, हम उसको समझ पाएं, हाँ, उसको फील कर पाएं, ठीक है ना? ठीक। और ऋण की बात आ जाती है। बहुत बढ़िया, ऋण की बात आती है। ग्रेटिट्यूड। तो हम ज़्यादा ऋणी होके मरना चाहेंगे कि कम ऋणी होके मरना चाहेंगे? कम ऋणी। तो जो आदमी ज़्यादा सामान यूज करता है उसका सम्मान करेंगे, जो आदमी सदुपयोग करता है उसका सम्मान करेंगे। अभी हमारी अक्ल कैसी है? अभी हमारी अक्ल कैसी है? कोई सामान ज़्यादा यूज करता है ये उसकी प्रॉब्लम है, हम सामान के आधार पे सम्मान देते हैं, हम अकल से पैदल हैं। बुरा लगा है? हाँ, आईना तो जोर से दिखेगा। देखो, या तो शिविर छोड़ के भाग ही जाओगे या समझ में आ ही जाएगा। ये अच्छा सा लगा कि ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हम नहीं खरीद सकते, वस्तु नहीं खरीदी जा सकती, और सारा चीज़ हम श्रम के लिए करते हैं। नया आया हमें सोचने का, अच्छा भी लगा। पर इसी बात से एक विचार और आया, राइटली रॉन्गली
लॉजिकल टेक्निकल थॉट ज़्यादा है, तो जब हम आज तक जिस चीज़ को वस्तु समझते थे और खरीदना ये सोचते थे, वो भ्रम टूटा। बहुत बढ़िया। वो भ्रम टूटा कि ये तो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम श्रम का पैसा दे रहे हैं। फिर हम श्रम का भी पैसा कहाँ दे रहे हैं? होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट। हम श्रम का भी पैसा कहाँ दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। श्रम क्या है? वर्क, लेबर। लेबर इज व्हाट? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रोड्यूस द डिस्टेंस। ये भी काम वही है। आप एनर्जी लगाते हो, उससे पदार्थ का या वक्त किसी चीज का स्थान परिवर्तन होता है, वो लेबर है। और एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, एनर्जी कांस्टेंट है, ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते ना ही खत्म कर सकते। तो फिर पैसा तो श्रम का भी नहीं हुआ सूक्ष्म रूप में। और ज्यादा कृतज्ञता, क्योंकि जो कुछ मिला है ये शरीर भी नेचर से है, इसका पोषण भी नेचर से है, ये सोचने की ऊर्जा। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो सीमित है कि असीमित है? सीमित है। सोचने की ताकत मानव में सीमित है कि असीमित है? कहाँ से आती है? फिर खाने से तो नहीं आती है, ये तो पक्का हो गया। तो फिर ये कहाँ से आती है? आप लिंक करेंगे तो जो सोचने की भी ऊर्जा है वो आपको खाने से मिलती है। अरे सुनिए तो, सुनाइए सुनाइए। हाँ, लॉजिकली सोचिए। मतलब हम बिना समझे हंस सकते हैं, बिना समझे ताली बजा सकते हैं, चर्चा करके समझने की सुनाइए। सोचने की क्षमता असीमित है, क्योंकि आज हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मेजरमेंट के बाहर है, तो हमें लगता है कि असीमित है। एक मुर्दा आदमी नहीं सोचता, उसमें प्राण है, जीवन है। जीवन कुछ ना कुछ एनर्जी के रूप में है। तो जब तक शरीर में प्राण है, जीवन है, तब तक वो सोच सकता है। ये कुर्सी, पत्थर, ये सब वस्तुएं नहीं सोच सकती, उसमें प्राण नहीं है। एक बीज जब फल बनता है, उसमें जीवन आता है। एक बच्चा जब मृत डेड बॉडी सोचती नहीं है, छोटा बच्चा जब उसमें प्राण होता है तो सोचता है। प्राण ऊर्जा से आता है। ये तो जो आप जो बोल रहे हैं ना कि सोचने की क्षमता असीमित है, आज हमें लग रहा है क्योंकि हमारे पास उसको मेजर करने के संसाधन क्षमता कम है। जिस दिन होगी तो बोलेंगे ये इसकी लिमिट है। कोई नहीं, अभी इस पे निष्कर्ष पे ना भी पहुंचे चल जाएगा। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि असीम है ना। हाँ जी, हमारी चर्चा चल रही थी अभी कहाँ पे कि हम वस्तुएं नहीं खरीदते, केवल श्रम एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे हमारी चर्चा चल रही थी। हाँ जी। तो श्रम अगर हम एक्सचेंज ही कर रहे हैं हम, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें मतलब मटेरियल यूज को हम बुरा बना रहे हैं कि इतना यूज नहीं करना चाहिए? बट एक तरह से ये हम कह रहे हैं राइट कि हम बहुत वस्तुएं यूज करना या नहीं, हम तो, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ अब कि देखो, ये तो क्लैरिटी बन गई कि जो भी कुछ लोहा यूज किया कि एल्युमिनियम यूज किया, एक भी बीज हमने नहीं बनाया, एक भी सेल हमने नहीं बनाया, है ना। जबकि सेल का पूरा सामान हमारे पास है, उसको मिलाने से सेल में रेस्पिरेशन शुरू नहीं होता है। तो इसका मतलब जो भी कुछ है हमने नेचर से लिया, केवल प्रोसेस किया है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि जो भी कुछ लिया है वो नेचर से हमको मिला है। और नेचर में ये ऐसा, नेचर को तैयार होने में कितने साल लगे होंगे? नेचर को कैसे पता चला होगा कि मानव आएगा, वो नींबू भी खाएगा, जाम भी खाएगा? फ्रूट प्लांट्स अलग हैं, मेडिसिनल प्लांट्स अलग हैं, इमारती लकड़ी अलग है, अनाज अलग है, दालें अलग हैं, है ना। इतनी सारी वो चारे अलग हैं गाय के लिए, और